छात्रों, आज हमने बड़े भाई साहब में कुछ अंशों को पढ़ा जिसकी व्याख्या इस तरह से है। अगर किसी का छूट गया था, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें लेखक ने बड़े भाई साहब के मन की बातों को बताया कि लेखक बड़े भाई साहब जो है वो लेखक को किस तरह समझा रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी पर प्रहार करते हुए कहा कि अंग्रेजी पढ़ना उस समय कितना कठिन था। इस बात को समझाते हुए बड़े भाई ने लेखक को बताया है, यानी छोटे भाई की। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगी और एक हर्फ भी ना आएगा। हर्फ मतलब होता है अक्षर। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, चाहे जो पढ़ ले। और इस तरह से अगर सभी को आ जाता तो सभी हर कोई अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। और लेखक कह रहा है कि अंग्रेजी इतना आसान नहीं है। लेखक का भाई कह रहा है कि अंग्रेजी आसान इतना नहीं है कि उसे कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा यानी जो भी चाहे वो पढ़ ले। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। लेकिन बड़े से बड़े विद्वान भी अंग्रेजी पढ़ लिख नहीं सकते, और अगर पढ़ लेते हैं तो उनको शुद्ध लिखना नहीं आता है। आप कहता है कि लेखक कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा जो हो इतनी आसान नहीं है कि जिसे जो हर कोई पढ़ सकता है। और अगर मेहनत करके मान लो पढ़ भी लिया तो लिखना कोई भी शुद्ध लिख नहीं पाता है, चाहे वह कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो। अब कहते हैं लेखक के भाई कि तुम मुझे देखकर भी, तुम कितने घोंघा हो, कितने मूर्ख हो, कितने भोंदू हो कि मुझे देखकर भी तुम्हें कुछ सीख नहीं मिलती। और अगर तुम मुझसे भी इससे भी कुछ सीख नहीं पा रहे तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का दोष है कि तुम मुझे नहीं देख रहे हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ। मैं मैदान में, खेल के मैदान में कभी पाँव नहीं रखता हूँ। कभी बॉल, कितनी लोग क्रिकेट खेलते हैं, मेले तमाशे होते हैं, वॉलीबॉल होता है, लेकिन मैं किसी के पास भी फटकता नहीं हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उसी पर ये भी है कि एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ यानी फेल हो जाता हूँ। फिर क्या कहते हैं फिर भी तुम कैसे कर आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद कर वक्त गंवा कर और जो है तुम पास हो जाओगे। और इसी तरह तुम्हारा रहा तो 2-3 साल कौन कहे, तुम उम्र भर ही एक ही कक्षा में पड़े रहोगे और पड़े पड़े सड़ते रहोगे। इस तरह डांटते हुए अपने छोटे भाई को बड़ा भाई समझा रहे हैं। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है, अपनी उम्र बर्बाद करनी है, तो इससे अच्छा है कि तुम जो है घर चले जाओ और वहां से मजे से गुल्ली डंडे का खेल खेलना। और बड़े दादाजी यहाँ पर है दादा की गाढ़ी कमाई, यानी मेहनत की कमाई की, परिश्रम की कमाई को क्यों बर्बाद कर रहे हो। कहा जाता है ना कि अगर नहीं कोई काम है तुम्हारे बस का तो इसको छोड़ दो। फिर कहते हैं कि लेखक जो है उनकी लताड़ सुन करके, यानी छोटा भाई, लेखक ने छोटा भाई लताड़ सुन करके आंसू बहाने लगता है। अब भाई अपराध किया है तो लताड़ भी कौन सहेगा, लेखक का भाई ही सहे, लेखक ही सहेगा। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। उपदेश की कला यानी किसी बात को कहने में, उपदेश देने में वो इतने सक्षम थे कि उनके आगे बड़े बड़े विद्वान हार जाएं। ऐसी लगती लगती बातें करते, जो दिल में चोट कर जाए ऐसी बातें करते थे, ऐसे सुक्ति बाण चलाते थे, ऐसे उपदेश के तीर छोड़ते थे कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। जिगर के टुकड़े, दिल टूट जाता था, हिम्मत हार जाती थी। इस तरह जी तोड़कर, जान तोड़कर मेहनत करने की सीख शक्ति मैं अपने में न पाता था, जिसका कि लेखक का भाई करते थे। और जरा मैं निराशा के बादल मुझ में घिर आते थे और मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते का यानी मेरे बस की बात नहीं है, उसमें मैं अपना हाथ डाल के इतनी जिंदगी क्यों खराब करूं। और भाई लेखक कहता है, भाई मुझे बड़े भाई जितना मेहनत करना नहीं है, और मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन इस तरह से मेहनत करने की सोच करके भी मुझे चक्कर आने लगता है।
लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छट जाते और लेखक का इरादा करता या इच्छा करता कि मैं अब जी जान से खूब मेहनत करूंगा और पढ़ूंगा। तो यह सोचते ही लेखक चटपट यानी तुरंत फौरन टाइम टेबल बना लेता और लेखक कह रहा है कि अगर बिना कोई नक्शा बनाए यानी कोई योजना मैप बनाए, बिना किसी योजना को तैयार किए, स्कीम यानी योजना को तैयार किए हुए काम शुरू नहीं किया जा सकता। और टाइम टेबल में खेल, और जब टाइम टेबल लेखक बनाता था उसमें खेल कूद का उसको जरा भी नहीं इच्छा होती थी और वह पूरा जो है अपना समय जो है खेल कूद में जो गवाता था वो भूल जाता था। हाथ मुंह नाश्ता धोकर पढ़ने बैठ जाता। 6-8 बजे अंग्रेजी और 9 से 10 तक हिसाब यानी मैथ्स, 9 से 9:30 तक इतिहास यानी हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल। अब उस समय क्या होता था कि गवर्नमेंट स्कूल होता था, 9-9:30 बजे का टाइम होता था। तो लेखक जो है इसमें 6 बजे से उठता और अपना विविध विषयों पर जो अध्ययन करने के बाद फिर खाना खाता, फिर स्कूल जाता, स्कूल से 3:30 बजे घर आता, फिर जो है आधे घंटे लेखक आराम करता, फिर भूगोल 5 से 6 तक भूगोल यानी ज्योग्राफी पढ़ता, 6 से 7 तक ग्रामर यानी 6 से 7 तक वो 5 से 6 तक ग्रामर, 5 से 6 तक ग्रामर, 1 घंटे में वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ग्रामर करता। आधे घंटे लेखक आराम करने के लिए हॉस्टल के सामने ही टहला करता था, टहलूंगा ऐसा सोचता है, अभी उसने कुछ किया नहीं है, ये तो सिर्फ टाइम टेबल बनाते हुए सब सारी बातें वो लिख रहा है, सोच रहा है, उसकी यह बातें कर रहा है। फिर क्या कहते हैं कि फिर 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और फिर 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विषय पर होमवर्क, जो भी काम पेंडिंग काम था उसको करूंगा और फिर विश्राम करूंगा यानी सो जाऊंगा। मगर बच्चों टाइम टेबल बना लेना, किसी चीज का स्कीम बना लेना, योजना बना लेना, लेकिन उस पर अमल करना यह बहुत बड़ी बात है। वो दो अलग अलग चीजें हैं। उस पर अमल करना वो बहुत बड़ी चीज है। तो फिर क्या हुआ, मगर पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। अवहेलना यानी अपमान करना। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के दाव घात, वॉलीबॉल का वह तेजी फुर्ती, मुझे अज्ञात और अनिवार्य, अज्ञात मतलब न जाने वह कौन सी ताकत होती थी कि मुझे डेली, अनिवार्य यानी हर रोज वो जो मुझे मैदान में खींच ले जाती थी और मैं जो है वहां पर चला जाता और मुझे उस समय न वह पुस्तकें याद रहती, न वह टाइम टेबल याद रहती और न वह भाई साहब का डांट, मैं सब कुछ भूल जाता और सारा समय खेल में बिता कर आता। अब घर पर आने पर क्या होता, भाई साहब को फजीयत करने का मतलब मुझे डांटने का टाइम टेबल मिल, उनको जो है फजीयत करने का मौका मिल जाता, अवसर मिल जाता। तो क्या करते थे वो भाई साहब, जो उनको लेखक को खूब डांटते थे और कहते थे कि उनके लेखक जो है इस डांट को न खाए, इसके लिए वह जो है आ, उनके साय से यानी उनके परछाई से भी दूर भागता था। और फिर क्या कहते थे कि अगर तुम्हें इसी तरह से पढ़ना है तो तुम एक काम करो, यहाँ यहाँ से चले जाओ। और उनके साय से यानी उनकी परछाई से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता कि उनकी आंखों को मैं दिखूं ना। और इस तरह कमरे में दबे पांव आते थे कि भाई साहब को दिखे ना। लेकिन जैसे ही भाई साहब की नजर उठती, लेखक की जान निकल जाती थी। क्यों निकल जाती थी? क्योंकि मानो उनकी नजर उठना और उनके हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार यानी हमेशा खतरा मंडराता रहता था। फिर भी मौत और विपत्ति के बीच जैसे इंसान मोह माया में जकड़ा रहता है कि वह पता है उसको सत्य कि मृत्यु ही सत्य है, फिर भी वह दिन रात जो है अपने नित्य के कर्मों में लगा रहता है और मोह माया के बंधन में पड़ा रहता है। उसी तरह लेखक को पता है कि वह खेलेगा तो डांट पड़ेगी, फिर भी वह
अपना सारा समय खेलने में बिता देता है। ये तो रही बात। अब इस तरह से इसी तरह डांट खाते सब कुछ करते उनका साल तो गुजर गया, लेकिन आया फिर एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम आ गया, सालाना इम्तिहान आया और भाई साहब फेल हो गए, रिजल्ट आया तो। और लेखक जो है वह दर्जे में प्रथम आया और अव्वल पास हो गया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब लेखक और उनके बीच कितने साल का अंतर रह गया? सिर्फ 2 साल का। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आड़े हाथों लूं मैं, है ना, खूब खड़ी खोटी सुनाऊं और कहूं क्या क्या कहेंगे वो देखो, आपका वो घोर तपस्या कहाँ गई? आप तो कहते थे ना कि मैं घोर तपस्या करता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ, तो वो कहाँ गई? मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आ गया। लेकिन वह इतने दुखी थे कि उनसे मेरी दिली हमदर्दी हो गई और मैं उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद लगा। घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी पर और ताना, कोई दुखी हो उस पर और ताना देने को कहते हैं घाव पर नमक छिड़कना। और यह लेखक को लज्जास्पद लगा। लज्जास्पद मतलब शर्म की बात लगी। अब मुझे अपने ऊपर अभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ा। लेखक को थोड़ा स्वाभिमान भी बढ़ा और थोड़ा घमंड भी हुआ। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा जो पहले था। अब लेखक क्या करते थे? आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, मगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, अपने आप आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जा में अव्वल आ गया। अगर लेखक सोच रहा है कि अब अगर भाई साहब मुझे डांटे तो मैं कह दूंगा कि आप तो पूरा खून जलाते थे, पूरे साल मेहनत करते थे, फिर आपका क्या हो गया? आप तो फेल ही हो गए, कौन सा तीर मार लिया? और मुझे देखिए मैं खेलता कूदता रहा और दर्जे में अव्वल आ गया। लेकिन जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस लेखक में नहीं था, क्योंकि बड़े छोटे का उस समय इतना प्रभाव था। और वह लेकिन फिर भी लेखक कह रहे हैं कि मेरे रंग ढंग से भाई साहब ने यह भांप लिया कि अब मुझे इसको डांटने का हक नहीं है, कि उनकी सहज बुद्धि, उनकी जो सहज होती स्वाभाविक जो उनका व्यवहार था, वो जो हर चीजों को, जनरल चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते थे। अब भाई इतना तो लेखक करने के बाद लेखक ने क्या किया कि अब एक दिन वह गया, सुबह में जो गए भोर में, और सारा समय गुल्ली डंडे को खेल में बिता दिए और लौटते कब है? ठीक 9:30 बजे खाना खाने के समय। अब लेखक जो है लेखक का भाई लेखक पर टूट पड़े और वह मानो तलवार खींचकर मुझ पर टूटते, और देखता हूँ इस साल तुम कैसे पास हो जाते हो। भाई साहब डांटते हुए अपने छोटे भाई को कहते हैं कि इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया, दिमाग यानी घमंड हो गया है। और फिर उनको समझाने के लिए वो कहते हैं घमंड के लिए, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या बिसात है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा कि उसने उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया। चरित्र यानी उसके व्यवहार से, उसके कैरेक्टर से तुमने कौन सा ज्ञान लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना असल चीज है और बुद्धि का विकास अलग। पढ़ लेना, पढ़ करके रट्टा मार के कोई भी पास हो सकता है, लेकिन बुद्धि का विकास होना यह बहुत बड़ी बात है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अभिप्राय मतलब वो क्या कहने का उसका अर्थ है, क्या मतलब होता है। रावण कहते, समझाते हुए अपने भाई को कहते हैं, रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल यानी चारों दिशाओं का, धरती आकाश का, सबका स्वामी बन गया था, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता उनको, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं, हाँ अब क्या, वो चक्रवर्ती राजा था, वो चारों दिशाओं का राजा था। फिर उसी में एग्जाम्पल देते हैं, आजकल अंग्रेजों का राज्य का विस्तार बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। उस समय अंग्रेजों का राज था, देश जो है वो गुलाम था, लेकिन पूरी तरह से इनको चक्रवर्ती सम्राट कहना
उचित न होगा, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने इनके आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया और वह स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से जो चारों दिशाओं का राजा होता है वह जो है चक्रवर्ती कहलाता है, और जो किसी किसी राज्य का राजा होता है उसको चक्रवर्ती नहीं कह सकते। ठीक है। संसार में अनेक राष्ट्रों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है, ये मैं आप लोगों को समझा दी। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते हैं। कौन? किसका? रावण का। फिर कहते आग और पानी के देवता भी उनके दास थे। अग्नि देवता और पवन देवता जो थे उनके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? लेखक का भाई अपने भाई से क्वेश्चन करता, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। उसे कोई एक चुल्लू पानी देने तक न बचा। उसका सर्वनाश हो गया। आदमी चाहे जो भी कुकर्म कर ले, चाहे कितना भी खराब काम क्यों करे, लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। और जो अभिमान किया वह दीन यानी ईश्वर के हाथ से भी गया और दुनिया से भी गया, उसको कोई भी नहीं पूछता है। फिर समझाते हैं शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। एक शैतान था जो सारे देवताओं को, सबको यह कहता हुआ फिरता था कि मैं ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और वह किसी दूसरे को टिकने नहीं देता था। फिर उसका क्या हुआ कि उसको देवताओं ने नरक लोक में ढकेल दिया, भेज दिया, और वह वहीं पड़ा रहा। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, बहुत धनी थी कि मुझ जैसा इस संसार में कोई धनी नहीं है, और फिर उन्होंने भीख मांग मांग करके दम तोड़ दिया। तो तुम कौन सी चीज हो? तुम्हें किस बात का घमंड है? तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है। इस तरह से एग्जाम्पल घमंड न करने पर लेखक के भाई ने लेखक को दिया। और अभी तो तुम्हारा सिर फिर गया है, यानी अभी तुमने सिर्फ एक दर्जा पास किया और तुम्हें इतना घमंड हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। कहते हैं ना, अंधे के हाथ बटेर लग जाना, मुहावरा है। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी उस मुश्किल चीजों को पा लेना, मन इच्छित वस्तु को पा लेना। मगर बटेर एक बार, अवसर एक ही बार हाथ लगता है, बार बार नहीं। अब कभी गुल्ली डंडे पे भी अंधा चोट निशान लग जाता है, अंदाजा लग जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। और हर बार जिसका निशाना खाली न जाए वह असली खिलाड़ी होता है। फिर आगे बड़े भाई समझाते हुए कहते हैं कि तुम मेरे फेल होने पे मत जाओ। जब तुम मेरी दर्जा में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएंगे, यानी बहुत ही ज्यादा कठिनाई होगी पढ़ने में। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, लोहे के चना चबाना यानी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और इंग्लिस्तान यानी अंग्रेजों का हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखने होंगे। और फिर वो इतिहास को बुरा कहते हुए समझाते हैं कि इतना नाम याद रखना आसान नहीं है। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं, या यहाँ तो 8-8 9-9 हेनरी हुए हैं। कौन सा कांड किसने किया, किस हेनरी के समय हुआ, क्या याद रखना आसान हो समझते हो? अगर हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा तो नंबर गायब, सफा चट यानी पूरी तरह से गायब, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी यानी शून्य भी नहीं मिलेगा, जीरो भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में तुम? अभी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम कोडियो चार्ल्स, ये सारे हुए हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, ऐसे लगता है रोगों की आंधी आ गई है। और फिर वो अंग्रेजों को कोसते हुए कहते हैं अभागों को नाम भी नहीं जुड़ते थे, यानी इनको नाम भी नहीं आता था। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते हुए मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। लेखक के भाई को बहुत गुस्सा आ रहा है कि अगर मुझसे पूछते तो मैं दर्जनों नाम इनको सुझा देता। और फिर समझाते हैं विविध विषयों की कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है। हे भगवान, ज्योमेट्री पढ़ लेना यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेना है। अ ब ज की जगह
अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट। अगर अ ज ब की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट जाएंगे। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों यानी परीक्षकों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों के खून करते हैं, क्यों छात्रों को फेल करते हैं। खून करना यानी फेल कर देना। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? अरे भाई सब तो पेट में ही जाने वाला है, तो फिर इतना क्यों कह करना। फिर कहते हैं कि लेखक, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, बच्चों के दुख दर्द से इनको क्या मतलब, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट जाए और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। यहाँ पर लेखक का भाई रटंत प्रणाली पर प्रहार करते हुए, रटंत विद्या को बुरा बताते हुए, अच्छा न बताते हुए प्रहार किया है कि रटने से क्या फायदा है, यानी समझना, अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा महत्व देने की बात कही। आखिर इन बेसिर के पैरों बातों को पढ़ने से क्या फायदा, जिसको पढ़ करके कोई हमें जो है बात ही ना हो, समझ में आए, उसको पढ़ के क्या फायदा है। अब कि जबकि लेखक ने कहा है कि अगर हमें इसी तरह से पढ़ना है तो हम जो है पढ़ना छोड़ दें। ये सिर्फ जो है जिस चीज को सिर्फ रट करके पास होने में कोई बड़ी बात नहीं है। असल जिंदगी में समझदारी ही सबसे बड़ी विद्या है। धन्यवाद।